टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, अगर पृथ्वी के अंदर लावा है तो बाहर क्या है? फिर से सुनो, क्या बोला कि अगर पृथ्वी के अंदर लावा है तो बाहर क्या है? तो स्टूडेंट कहता है, मास्टर जी अगर पृथ्वी के अंदर लावा है तो बाहर ओप्पो और वीवो है। उसके ये जवाब सुनकर सारा क्लास के स्टूडेंट ठहाका मारकर हंसने लगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई? टाइड का अर्थ होता है अक्टूबर क्रांति प्रारंभ होने के समय रूस का प्रधानमंत्री था। लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया? ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जो आपके नॉलेज और एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। गाइस, आज मैं आप सभी के लिए हिस्ट्री, इतिहास से कुछ इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टाइड का अर्थ होता है। आपका ऑप्शन है ए सामान्य कर, बी उत्पाद कर, सी धार्मिक कर, डी इनमें कोई नहीं। दोस्तों, अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर आता है तो कमेंट में जरूर लिखना। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी धार्मिक कर। टाइड शब्द का अर्थ भारतीय परंपरा में दिनांक को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह हिंदू पंचांग के अनुसार नक्षत्र और तिथि के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसलिए उत्तर देते हुए टाइड का अर्थ धार्मिक कर होता है। क्वेश्चन नंबर 2, किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा? आपका ऑप्शन है ए रॉबर्ट ओवन, बी पादरी रोपोन, सी फादर टेटे, डी इनमें कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी पादरी रोपोन। पादरी गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस के सामने पहुंचा तो पुलिस और कोसेक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, बस्तर कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी आंध्र प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी छत्तीसगढ़। बस्तर भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। उत्तर में बीजापुर जिला कर्नाटक से सीमित है। उत्तर पूर्व में कोंडागांव जिला, पूर्व में ओडिशा राज्य, दक्षिण में डांग जिला गुजरात और पश्चिम में गढ़चिरौली जिला महाराष्ट्र से सीमित है। क्वेश्चन नंबर 4, इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई? आपका ऑप्शन है ए बिस्मार्क, बी कार्ल मार्क्स, सी ज्यूसेप माजिनी, डी इनमें कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ज्यूसेप माजिनी। ग्यूसेप मेजिनी जन्म 22 जून 1805 जेनोआ इटली, मृत्यु 10 मार्च 1872 पीसा इटली। जेनोइस प्रचारक और क्रांतिकारी, गुप्त क्रांतिकारी समाज यंग इटली 1832 के संस्थापक और आंदोलन के चैंपियन इतालवी एकता को रिसोर्गिमेंटो के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, मेनर क्या था? आपका ऑप्शन है ए भवन, बी गांव, सी एस्टेट, डी इनमें कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी एस्टेट। मेनर वो किला होता था या हवेली होती थी जहां लार्ड या स्वामी रहता था। अनेक यूरोपीय देशों में इन मैनरों के लार्ड बड़े बड़े इलाकों के भी मालिक होते थे। भूमि के एक भाग की जुताई लार्ड सीधे अपनी निगरानी में अपने सर्फ की सहायता से कराता था और ये सर्फ अपने खेतों के अलावा लार्ड के खेतों को जोतने बोने के लिए बाध्य होते थे। यहाँ एक चुटकुला याद आ रहा है, सुनो। टीचर, तुम पढ़ने में ध्यान क्यों नहीं देते हो? स्टूडेंट, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ 2 वजहों से की जाती है। पहला कारण, डर से। अगर अंदर डर है तो ही पढ़ाई करते हैं। दूसरा कारण, शौक से, और बिना वजह के शौक हम रखते नहीं। ठीक है, बिना वजह के शौक हम रखते नहीं और डरते तो किसी के बाप से नहीं। क्या आप भी ऐसा ही करते हो? कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 6, अक्टूबर क्रांति प्रारंभ होने के समय रूस का प्रधानमंत्री था। आपका ऑप्शन है ए केरेंस्की, बी लेनिन, सी पुतिन, डी इनमें कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए केरेंस्की। अक्टूबर की बोल्शेविक क्रांति के समय अलेक्जेंडर फ्योडोरोविच केरेंस्की रूस के शासक थे। मई 1917 में वो युद्ध मंत्री बने और बाद में जुलाई में वे प्रधानमंत्री बने। क्वेश्चन नंबर 7, 17वीं शताब्दी में पूरे विश्व के सूती वस्त्रों का कितना भाग भारत में बनता था? आपका ऑप्शन है ए 1/4, बी आधा, सी 10%, डी 100%। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 1/4। 17वीं शताब्दी में पूरे विश्व में सूती वस्त्रों का एक बड़ा हिस्सा भारत में बनता था। भारत में सूती उत्पादन बहुत पुराना है और विभिन्न इतिहासकारों के अनुसार सूती कपड़ों का उत्पादन भारत में लगभग 4000 साल पहले से होता आया है। सूती कपड़ों का निर्माण भारत के विभिन्न राज्यों में किया जाता था, जहां उन्नत तकनीक और कुशल कारीगरों की वजह से उनकी गुणवत्ता विश्वस्तरीय थी। सूती वस्त्रों की डिमांड दुनिया भर में थी और भारत उनका मुख्य निर्यातक भी था। क्वेश्चन नंबर 8, लुई ब्लैक कौन था? आपका ऑप्शन है ए एक राष्ट्रवादी, बी एक वैज्ञानिक, सी एक उद्योगपति, डी इनमें कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए एक राष्ट्रवादी। लुई ब्लैक का जन्म 29 अक्टूबर 1811 को हुआ था और उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1882 को हुई थी। उन्हें फ्रेंच राजनीतिक विचारधारा के प्रमुख व्यक्तियों में से एक माना जाता है जो समाजवाद के विचारों के प्रभाव में थे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करते जाना। क्वेश्चन नंबर 9, रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता था। आपका ऑप्शन है ए लेनिन, बी मार्क्स, सी मैक्सिम गोर्की, डी इनमें कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा
ए लेनिन। रूसी बोल्शेविक पार्टी का प्रमुख नेता व्लादिमीर इलिच लेनिन था। उन्होंने सोवियत संघ की स्थापना की और रूसी क्रांति के दौरान अपनी अगुवाई में लोगों को एक समाजवादी व्यवस्था की ओर ले जाने के लिए काम किया। लेनिन के विचारधारा को लेनिनवाद के रूप में जाना जाता है और वो एक महान विचारक, विद्वान और राजनेता थे। क्वेश्चन नंबर 10, लिबरे क्या है? आपका ऑप्शन है ए फ्रांस की मुद्रा, बी फ्रांस लिबरेशन पार्टी, सी फॉसी सीकर, डी इनमें कोई नहीं। दोस्तों, अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर आता है तो कमेंट में जरूर लिखना। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए फ्रांस की मुद्रा। फ्रांस में लिवरे टूर्नोइस मुद्रा की मूल इकाई थी जो 1794 तक चली थी। यह मुद्रा स्थानीय रूप से लिवरे के नाम से भी जानी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 11, लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया? आपका ऑप्शन है ए लेनिन, बी गोरबाचोव, सी स्टालिन, डी सोलोकोए। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी स्टालिन। यह सही है कि जब स्टालिन महासचिव के रूप में चुने गए थे तो उन्हें पार्टी के शीर्ष कार्यकारी पद की भूमिका मिल गई थी। इस पद की भूमिका से स्टालिन को पार्टी और राज्य की नीति पर अहम अधिकार मिल गए, जिससे वो सोवियत संघ की राजनीति के नेता बन गए। इसके बाद स्टालिन ने समूचे संघ के नेता बनकर अपने प्रभाव को बढ़ाया और उनके नाम से जाने जाने वाले स्टालिनवाद के अभियान को प्रारंभ किया, जो रूस की अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति को आधुनिक करने के लिए आवश्यक था। क्वेश्चन नंबर 12, इवैक्यूएशन से नाजियों का क्या तात्पर्य था? आपका ऑप्शन है ए गैस चेम्बरों में मृत्यु, बी गैस चेम्बरों में खेल, सी गैस चेम्बरों में छुपाना, डी इनमें कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा गैस चेम्बरों में मृत्यु। गैस चेम्बर एक ऐसी विधि है जिसमें जहरीले गैसों का उपयोग करके बड़े संख्या में लोगों को मार डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के गैस चेम्बर का सबसे प्रभावी उपयोग दोषियों या जासूसों के साथ सरेंडर करवाने में किया जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे, गैस चेम्बर नाजी जर्मनी के समय के एक घिनौने और विवेकशीलता के विरोधी कार्यक्रम का हिस्सा था, जिसमें मॉस ने लाखों लोगों को जहरीले गैस के माध्यम से मार डाला था। गैस चेम्बर मानवता के विरोध है और इनका उपयोग अपराध है। आजकल विभिन्न गैस चेम्बर के विकल्प उपलब्ध हैं जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, जीवाणु युद्ध के लिए निर्मित विशेष रक्षा गारमेंट के भीतर एक छोटे से गैस चेम्बर का उपयोग किया जा सकता है जो जीवाणु और अन्य जहरीले पदार्थों से सुरक्षा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 13, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? आपका ऑप्शन है ए जर्मनी, इटली, जापान, बी ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, सी ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, डी क्रॉस जर्मनी, जापान। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। राष्ट्रों में अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, रूस, इटली आदि शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन था? आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड मैकॉले, सी डायट्रिच बैंडिस, डी इनमें कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी डायट्रिच बैंडिस। डायट्रिच ब्रैंडिस एक ब्रिटिश वन महानिरीक्षक थे जो 1864 से 1883 तक भारत में काम करते रहे। उन्होंने भारत में वनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए बहुत से कदम उठाए। उन्होंने भारत में वनों की जांच की, जहां उन्होंने वन जीवन, पेड़ पौधों की संरचना और उनके विकास के बारे में अध्ययन किया। उन्होंने वनों की संरचना और उनके प्रबंधन के लिए अनेक नीतियां बनाई और उनके प्रचालन में लागू की। उन्होंने भारत में बने नेशनल पार्कों के विकास में भी एक अहम भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय वन्य सेवा की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 1864 ईस्वी, बी 1857 ईस्वी, सी 1861 ईस्वी, डी इनमें कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 1864 ईस्वी। भारतीय वन सेवाओं की स्थापना 1864 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में वनों की संरक्षा, वनों के संचालन और लकड़ी उत्पादन के विकास के लिए एक संगठित रूप प्रदान करना था। भारतीय वन अधिनियम 1865 के निर्माण में भी इस सेवा का महत्वपूर्ण योगदान था। यह अधिनियम भारत के वनों के उपयोग, विकास और संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण निर्देश देता था। इस अधिनियम के तहत भारतीय वन सेवा को वन रक्षा, वनों के संचालन, वन अभिकलन और वन संबंधी विज्ञान विषयों का अध्ययन करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया था। इससे भारत में वनों की संरक्षा और विकास को सुनिश्चित करने में मदद मिली। चलो लास्ट एक और चुटकुला सुनते हैं। टीचर ने पूछा, क्लास में लड़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए? तो स्टूडेंट ने जवाब दिया, क्योंकि पता नहीं एग्जाम में कब किसके पीछे बैठना पड़ जाए, तो इसलिए क्लास में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय है। आपका ऑप्शन है ए रायका, बी बोरान, सी धनगर, डी इनमें कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी धनगर। धनगर एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है जो महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। ये शहर धनगर तालुके का मुख्यालय है और इसे चारोड़ाई देश के नाम से भी जाना जाता है। धनगर का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ के प्राचीन लोग विविध धर्मों का अनुसरण करते थे। धनगर के जंगलों में घूमते रहने वाले चरवाहे एक प्रमुख समुदाय थे। इन लोगों का मुख्य ध्येय चारागाहों की खोज करना था। चारागाह धनगर के प्रधान आर्थिक स्रोत थे, इसलिए चरवाहों का काम बहुत महत्वपूर्ण था। चरवाहे द्वारा चारागाहों की सीधी से सीधी उत्पादन और बिक्री की जानकारी भी मिलती थी।
क्वेश्चन नंबर 17, संयुक्त राज्य अमेरिका में फसल काटने वाली मशीन का आविष्कार किया। आपका ऑप्शन है ए एडवर्ड जेना, बी मार्कोनी, सी साइरस मैककोमिक, डी इनमें कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी साइरस मैककोमिक। संयुक्त राज्य अमेरिका में फसल काटने वाली मशीन का आविष्कार सामुअल मैककोमिक द्वारा 1831 में किया गया था। इस मशीन का नाम रीपर था, जो अमेरिकी फार्मर के लिए एक बड़ी सहायता बना। इससे पहले फसल काटने के लिए हाथ से उपज काटना आम था, जो बहुत मुश्किल और समय लेता था। मैकामिक का रीपर सीधे पौधों के बीच से गुजरकर फसल को काट लेता था, जिससे फसल काटने में अधिक तेजी आई और अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। क्वेश्चन नंबर 18, भाबर किसे कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान, बी तटीय मैदान, सी पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल का इलाका, डी इनमें कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल का इलाका। भाबर एक ऐसा मैदान होता है जो ऊंचे पहाड़ों पर स्थित होता है और जिसमें घास की बहुत सी विविधताओं की मौजूदगी होती है। इन मैदानों की ऊंचाई कुछ हजार मीटर तक हो सकती है और इनमें बारिश के दौरान विशेष रूप से पानी जमा होता है, जो इन्हें एक प्रकार का उपजाऊ मैदान बनाता है। भाबर का प्रकार भी अलग अलग हो सकता है, जैसे कि सदा हरे घास की भाबर, फूलों और घास की भाबर आदि। क्वेश्चन नंबर 19, इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए शिलोंग, बी देहरादून, सी शिमला, डी इनमें कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी देहरादून। इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना देहरादून में 1906 में हुई थी। ये संस्थान भारत के वन संसाधनों के अध्ययन और उनके विकास के लिए एक प्रमुख संस्था है। इस संस्थान का मुख्यालय देहरादून के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये संस्थान वन और वानिकी अनुसंधान से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करता है और वन संसाधनों के उत्पादन, विकास, बचाव और उनके संचालन से संबंधित तकनीकों का विकास करता है। इस संस्थान के पहले मुख्यालय चांदबाग में स्थित था, जो देहरादून से कुछ ही किलोमीटर दूर है। चांदबाग में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा वन अनुसंधान, वानिकी और वनों के प्रबंधन से संबंधित विभिन्न प्रकार के अनुसंधान कार्य किए जाते थे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करते जाना। क्वेश्चन नंबर 20, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब स्थापित की गई? आपका ऑप्शन है ए 1890 ईस्वी, बी 1900 ईस्वी, सी 1906 ईस्वी, डी इनमें कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 1906 ईस्वी। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में हुई थी। ये संस्थान भारत के वन संसाधनों के अध्ययन और उनके विकास के लिए एक प्रमुख संस्था है। इस संस्थान का मुख्यालय देहरादून के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये सभी बता सकते हो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। धन्यवाद।